नमस्कार दोस्तों। आज यानी 16 फरवरी 2017 का हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है। उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फ्रंट पेज पे एक दिल्ली से रिलेटेड न्यूज़ है। आपको पता है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, उसके साथ साथ एक ये स्टेट भी है। 1993 में एक स्पेशल एक्ट के तहत में दिल्ली को स्पेशल दर्जा दिया गया था और आर्टिकल नंबर 239 और 240 में अमेंडमेंट किया गया था। उसके अनुसार देखिए, वैसे तो दिल्ली अन्य स्टेट्स की तरह ही स्टेट है, लेकिन कुछ पावर्स जो अभी भी, क्योंकि देखिए दिल्ली की जो लोकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल है जो दिल्ली है, तो उसके हिसाब से तीन जो चीज़ें हैं, पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर, ये तीन चीज़ों की जो पावर्स है अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। और एक दूसरी चीज़, यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी एक स्पेशल पोजीशन है अगर हम कंपेयर करें दिल्ली को तो दूसरे राज्यों से। दूसरे राज्यों में तो जो गवर्नर की जो पोजीशन होती है बिल्कुल सेरेमोनियस होती है, लेकिन दिल्ली में सेंटर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी एक स्पेशल पोजीशन है। और जो सारे ऑर्डर्स यानी ट्रांसफर वगैरह जो एम्प्लॉयज़ की वहाँ पे होती है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर से ही साइन होती है। तो अब देखिए हुआ क्या, जब अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट चुनी गई दिल्ली में, तो उन्होंने क्या किया, पिछली सरकारों का एक तरह से आप कह सकते हो कि जो परंपरा चली आ रही थी उसको तोड़ते हुए दिल्ली सरकार ने क्या किया, जो सारे ऑर्डर से खुद ही साइन करने स्टार्ट कर दिए। मतलब उन्होंने जो फाइल्स थी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, उनको फाइल्स नहीं भेजनी, मतलब बंद कर दी उनको फाइल्स भेजने, और खुद से ही सारी फाइल्स को साइन करने लगे। तब ये सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली के बीच में जो ये विवाद हुआ था वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया कि जो दिल्ली में स्पेशल प्रोविजन है लेफ्टिनेंट गवर्नर की, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ही बॉस हैं दिल्ली के अंदर में। बाद में फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने ये केस स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के पास में। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास में है कि जो स्पेशल पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, या फिर दिल्ली में कौन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की चलेगी या फिर जो चुनी हुई सत्ता है उनकी चलेगी। यह केस अभी सुप्रीम कोर्ट के पास में है, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने अब यह केस एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को पास कर दिया है। 7 जजों की बेंच यह डिसाइड करेगी कि दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर्स का बंटवारा कैसे हो। तो देखिए, एक प्रीलिम के लिहाज से सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच होती है कम से कम 5 जजों की होती है, तो इस केस में तो वैसे 7 जजेस की गठित की गई हैं। एक और जो बात कही, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था जो पावर्स को बंटवारे को लेकर, और कहा था कि दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो बॉस है और उनके यानी फाइल्स पे उनके साइन होंगे, तब दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था कि हाई कोर्ट के पास में ऐसी पावर है ही नहीं कि वो फेडरल जो इश्यूज हैं उनका एक तरह से सोल्व कर सके उनको, और यह पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास में है आर्टिकल नंबर 131 के तहत में। तो उस टाइम पे हाई कोर्ट ने कहा था कि देखिए यह सिंपल इश्यूज है, सिंपल छोटे मोटे इश्यूज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली के बीच में, ऐसा कोई बहुत बड़ा फेडरल इशू नहीं है, और आर्टिकल नंबर 226 के तहत में हम इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जाने की जरूरत नहीं है। मेनली बात यही है कि जो मेन इशू है वो है इशू आर्टिकल नंबर 239 और 240 का, जिसमें स्पेशल पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी फुल स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया है दिल्ली को, और उसी को लेकर विवाद है। अब ये केस है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यह डिसाइड करेगी। बस इतना ही आप याद रखिए। अगली जो न्यूज़ है, देखिए एक बिल, प्राइवेट बिल प्रेजेंट हुआ है लोकसभा के अंदर में। पप्पू यादव का आपने नाम सुना होगा, बिहार में कांग्रेस के सांसद हैं पप्पू यादव। उनकी वाइफ रंजीत राजन ने यह बिल पेश किया है। प्राइवेट बिल है, और है क्या इस बिल में, देखिए हमारे कल्चर में, हमारी सभ्यता में काफ़ी खर्चा होता है शादी विवाह पर, एक तरह से लोक दिखावा काफ़ी होता है, तो काफ़ी खर्चा हो जाता है। उसी को रोकने के लिए यह बिल पेश किया गया है, और एक तरह से लिमिट होगी कि कितने गेस्ट अटेंड कर सकते हैं मैरिज को, और कितनी डिशेज सर्व की जा सकती हैं शादी के अंदर में, और कोई भी 5 लाख से ऊपर जो है वो कंट्रीब्यूट, यानी 5 लाख से ऊपर शादी में से कोई खर्चा नहीं कर सकता। अगर 5 लाख से ऊपर कोई शादी में खर्चा करता है तो 5 लाख से ऊपर जितना भी खर्चा होगा शादी में, उसका 10% गरीब कन्याओं के विवाह में यूज होगा। ये पर्टिकुलर बिल है। कंसेप्ट तो वैसे काफ़ी अच्छा है अगर इम्प्लीमेंट हो तो। देखिए मैरिज, इस बिल का नाम है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एंड प्रिवेंशन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बिल 2016। यह इसी सत्र, जो आने वाला सत्र है, उसी सत्र में इस पर चर्चा हो सकती है या फिर बात आगे बढ़ सकती है। एक तरह से ये बिल रोक लगाता है कि जो बहुत ज़्यादा एक तरह से आडंबर है, जिस पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, लोक दिखावा और काफ़ी लेविश खर्चा होता है शादी विवाह पर, उस पर रोक लगाएगा। और जब मैरिज खत्म हो जाएगी, यानी उस चीज़ को कहते हैं सोलमनाइजेशन, विधि पूर्वक संपादित करना, विवाह को विधि पूर्वक संपादित करना, उसके 60 दिनों के अंदर अंदर मैरिज को रजिस्टर करना पड़ेगा प्रॉपर अथॉरिटीज़ के पास में। ऐसा भी प्रावधान होगा इस बिल में। अगला जो न्यूज़ है वो एक तरह से
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर थोड़ा डेटा है, डेटा यूज हो सकता है। ये कहते हैं देखिए हमारे जनवरी के महीने में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया 4.32% और रहा 22.1 बिलियन। और वैसे काफ़ी जो हमारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जैसे ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स और जेम्स एंड ज्वेलरीज, कारपेट्स एंड प्लांटेशंस, कमोडिटीज़। ये तीनों सेक्टर हमारे वैसे स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, लेकिन ये थोड़ा अभी इन दिनों चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इस प्रकार इसलिए थोड़ा एक्सपोर्ट कम है, लेकिन फिर भी एक बढ़ोतरी हुई है इसमें। और 2016-17 का पूरा साल का अगर एक्सपोर्ट देखें तो हमारा एक्सपोर्ट है $270 बिलियन। तो डेटा कहीं भी यूज हो सकता है, इंपॉर्टेंट डेटा है, मतलब 270 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट हुआ। और काफ़ी दिक्कतें हैं आने वाले फ्यूचर में, या फिर हमने हुई, वो है प्रोटेक्शनिज्म। ट्रंप जैसे लोग काफ़ी दावा कर रहे हैं कि हम प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाएंगे, बाहर की कंपनीज़ को हमारे देश में जॉब नहीं लेने देंगे। और करेंसीज में काफ़ी वोलेटिलिटी है, यानी एक्सचेंज रेट्स में काफ़ी वोलेटिलिटी, कभी रुपया कमज़ोर होता है, कभी मजबूत होता है। तो काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ है इस चीज़ों में, तो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर असर डालते हैं ये। तो अब देखिए इंपोर्ट की बात करें तो हमारा इंपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इस साल जो इंपोर्ट है वो 10.7% जनवरी के महीने में बढ़ा, और जो कि पिछले 5 महीनों का सबसे हाईएस्ट है, 31.9 बिलियन डॉलर। और इस वजह से देखिए ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, 9.8 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो गया है, और पिछली बार से 7.6 बिलियन ज़्यादा। तो इतना तो याद नहीं होगा डेटा, तो एक तरह से बस इतना याद रखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, यानी ट्रेड डेफिसिट हमारे देश में है 9.8 बिलियन का, एक्सपोर्ट करते हैं हम 270 का, और इंपोर्ट करते हैं 279.8 के आसपास का। और गोल्ड इंपोर्ट कम हो गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखिए जो एक्सपोर्ट ग्रोथ देखने को मिली है काफ़ी देशों में, यूएस में, यूरोपियन यूनियन में, जापान में, लेकिन नेगेटिव चाइना का जो एक्सपोर्ट है काफ़ी कम हुआ है, यानी नेगेटिव में चला गया, बल्कि ये तो 1.51% का नेगेटिव ग्रोथ है इसमें। थोड़ा सा डेटा है कहीं यूज कर इसको। तो अगली जो न्यूज़ है देखिए, बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, अवामी लीग की पार्टी से वो बिलोंग करती हैं, और अवामी लीग जो है हमारे देश के हित में काम करती है। और दूसरी जो पार्टी है बांग्लादेश की बीएनपी, वो एक तरह से आईएसआई के आतंकवादियों को शरण देती है बांग्लादेश के अंदर में। अब देखिए बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाले हैं, तो बांग्लादेश में इलेक्शन होने से पहले उनको कोई मुद्दा चाहिए जिससे वो दिखा सकें। कई बार आरोप लगता है शेख हसीना जो फिलहाल की प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, कि आपने इंडिया के खिलाफ में ज़्यादा ही उदारता दिखाई, और इसलिए देखिए अब ये भी हमारे देश में विजिट पे आने वाली हैं। कुछ तीस्ता पे एग्रीमेंट हो सके तो तीस्ता रिवर हमारे देश से जाती है बांग्लादेश के अंदर में, और बांग्लादेश के किसानों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारे किसानों के लिए ये है। तो बांग्लादेश चाहती है कि बांग्लादेश चाहते हैं कुछ इस तरह से एग्रीमेंट हो सके तीस्ता रिवर पर कि हमारे किसानों का भी कुछ भला हो सके। 2011 में इस पर एग्रीमेंट होने ही वाला था, लेकिन उस टाइम पर ममता बनर्जी ने मना कर दिया था। और अभी भी आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल में, उन दोनों की आपस में काफ़ी डिफरेंसेस बनती नहीं है। ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के काफ़ी क्रिटिक हैं, नहीं बनती, तो इसलिए अब तीस्ता पे तो एग्रीमेंट नहीं हो सकता। तो इसीलिए दिसंबर में आने वाली थी शेख हसीना, उस टाइम पे नहीं आ पाई थी, तो अब आएंगी। तो एक और एग्रीमेंट है गंगा बैरेज पे, ये देखिए फरक्का बैरेज के बाद में वो एक तरह से गंगा बैरेज बनाने वाले हैं उसी नदी पे, मतलब आगे जाके जो बांग्लादेश में अलग नाम से होती है, उस पर एक बैरेज बनाने वाले हैं, ताकि जो लोअर रिपेरियन यानी लोअर क्षेत्रों में उनके जो किसान हैं उनको पानी मिल सके और ज़्यादा बाढ़ वगैरह भी ना आए, फ्लड वगैरह भी ना आए। तो इस मामले में वो एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं इंडिया से, ताकि कम से कम इलेक्शन से पहले कुछ तो शेख हसीना दिखा सकें कि कुछ तो हमने भारत के साथ किया है, हमने सिर्फ उदारता नहीं दिखाई, भारत ने हमको काफ़ी कुछ दिया है। तो ये इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन से रिलेटेड आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए प्री के दृष्टिकोण से। आपको एक बात बताऊं इसके बारे में, बादल के बारे में। देखिए जो क्लाउड्स होते हैं हमारे बादलों में, अगर सिल्वर आयोडीन का हम छिड़काव करें तो बारिश की जा सकती है। ये सबसे बेसिक फैक्ट है इस आर्टिकल का। ऐसा किया था चाइना ने। चाइना 2008 ओलंपिक में बारिश आने वाली थी, यानी ओलंपिक के दौरान में बारिश आती, तो चाइना ने क्या किया, सिल्वर आयोडीन का छिड़काव कराया क्लाउड्स में यानी बादलों के अंदर में। इसलिए उन्होंने तयशुदा टाइम से पहले ही बारिश करवा दी, ताकि ओलंपिक्स हैं वो एक तरह से स्मूथली संपन्न हो जाएं। और अब तो चाइना के अंदर में एक फुल फ्लैश डिपार्टमेंट भी है जो कि रॉकेट वगैरह से डील करता है। अगर बारिश कभी उनको जल्दी या लेट करवानी होती हो तो उस हिसाब से ये मैनिपुलेट करते हैं बारिश को। ऐसा अब डिपार्टमेंट है चाइना में जो कि पोल्यूशन को भी कंट्रोल करता है। अब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे 250 करोड़ का एक फंड सैंक्शन हुआ, 250 करोड़ का प्रोग्राम चलाया जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा में। एक तरह से अपने आप में पहला एक एक्सपेरिमेंट होगा
जो कि सब कुछ देखेगा कि जो बादल हैं यानी क्लाउड्स है कितनी वाटर ड्रॉप्स सहन कर सकते हैं, उसके बाद में ये बारिश कर सकते हैं, ताकि हम भी इस पूरे चीज़ में, पूरे सेक्टर में एक तरह से एक्सपर्टीज हासिल कर लें। क्यों? क्योंकि हमारे लिए देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्रोट बहुत आते हैं महाराष्ट्र के अंदर में, लगातार बैक टू बैक सूखे आए, ड्रोट आए इस बारी, तो किसानों की जो फसलें हैं काफ़ी बर्बाद हो जाती हैं, खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसलिए ये पूरा प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बेनिफिट्स तो इसके काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो ये देख लीजिए, थोड़ा एग्जाम्पल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। सिल्वर आयोडाइड को देखिए रिलीज किया जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर, उनका छिड़काव किया जाएगा जेट की सहायता से और एक रॉकेट की सहायता से आप कह सकते हो। तो बाद में ये क्या करेंगे, जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर में जो पानी की बूंदें हैं या फिर जो भी है वहाँ पे मॉइस्चर है वो सेटल हो जाएगा इस सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स पे। बाद में वो फ्रीज डाउन हो जाएंगे, फ्रीज डाउन होके क्रिस्टलाइज होके वो नीचे आ जाएंगे, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा उनका या तो रेन की फॉर्म में या फिर स्नो की फॉर्म में। स्नो की फॉर्म में तो नहीं होगा, रेन की फॉर्म में ही होगा यहाँ पे। तो अब देखिए करेंगे कैसे, थोड़ा और इसकी डिटेल्स जाने। तो सो क्लाउड्स ऐसे जिनका सिल्वर आयोडाइड जिन पर छिड़का गया है वो, और 100 क्लाउड्स ऐसे जिन पर नहीं छिड़का गया है, दोनों का कंपैरिजन करेंगे और फिर देखेंगे जल्दी बारिश कितनी जल्दी होती है और कैसे होती है, क्या पैटर्न बारिश का होता है। और जो ग्राउंड पे रडार होगा वो भी बादलों की मूवमेंट को ट्रैक करेगा। तो इस तरह से ये मूव करेंगे, इस तरह से जो एक्सपेरिमेंट वो करेंगे। और ये अर्थ साइंस के एक लार्जर एक्सपेरिमेंट का भी पार्ट है जिसमें वो यह रिएक्ट करते हैं या देखते हैं कि कैसे क्लाउड्स और एरोसोल आपस में इंटरेक्ट करते हैं और क्लाइमेट को एक तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो देख लीजिए, अगला आर्टिकल। प्रेसिडेंट ने नए 5 जजेस की नियुक्ति कर दी है। कौन से? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। तो प्रीलिम के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप ये याद रखिए कि जजेस की नियुक्ति कौन करता है। जजेस की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो शपथ भी प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। हालांकि शायद जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन उनको शपथ दिलवाते हैं गवर्नर। और जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करते हैं हमारे गवर्नर। बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इन चीज़ों पर, कौन किसको अपॉइंट करता है। तो प्रीलिम के लिए तो बहुत ध्यान देना इन चीज़ों पे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो 30 जज हैं हमारे देश में, 30 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, 30 + 1 हमारे CGI हैं, और काफ़ी वैकेंसीज थी, 23 तक इनका आंकड़ा पहुंच गया था। तो अब नए सिरे से 5 जजेस की अपॉइंटमेंट हो गई है, तो फिर से 28 हो जाएंगे और काम जो है वो कम नहीं होगा। मतलब एक तरह से जो पेंडिंग वर्क है वो बहुत ज़्यादा है। एक बजाज पैनल को आप याद रखिए। बजाज पैनल किस लिए हमारा कंस्टिट्यूट किया गया था? देखिए इनका नाम है पूरा AK बजाज। AK बजाज जो कि फॉर्मर सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन थे, यानी मतलब फॉर्मर चेयरमैन थे सेंट्रल वाटर कमीशन के। इनको देखिए जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में कृष्णा वाटर को डिवीजन को लेके जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको सोल्व करने के लिए पैनल गठित किया गया था। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा बजाज पैनल किस लिए था? कृष्णा वाटर के डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए। देखिए ताइवान का एक डेलीगेशन आया हमारे कंट्री पे, और आपको पता है कि ताइवान तो चाइना ताइवान को अपने देश का पार्ट मानता है। तो जैसे ही ये डेलीगेशन आया हमारे देश के अंदर में, चाइना एक चिढ़ सा गया। चाइना ने कहा कि इंडिया को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारी वन चाइना की पॉलिसी को कैसे आप होस्ट कर सकते हो ताइवान को। तो हमने इसका जवाब दिया और हमने कहा कि देखिए ये पॉलिटिकल डेलीगेशन नहीं है, इसमें लेजिस्लेचर है, वो बात सही है, लेकिन ये स्पोर्ट्स, बिजनेस और बाकी चीज़ों के लिए डेलीगेशन है। और ऐसे डेलीगेशंस तो आज पहली बार नहीं आ रहे, पहले भी आए हैं और दूसरे देशों में भी ये जाते हैं और इवन चाइना में भी ये जाते हैं। तो कैसे, मतलब हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपको एक तरह से आपके एक तरह से जो फ्रस्ट्रेशन हो या फिर कुछ आपकी वन चाइना की पॉलिसी के हमने खिलाफ कुछ किया हो। देखिए ये चीज़ इसलिए कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रंप ने, आपको याद होगा कि ताइवान के प्रेसिडेंट से बात की थी तो चाइना चिढ़ गया था काफ़ी ज़्यादा, और चाइना ने अमेरिका को कहा था कि अगर आपको हमसे बात करनी है तो वन चाइना की पॉलिसी को रिस्पेक्ट करना होगा। तो इससे रिलेटेड ये पूरी न्यूज़ है। अगली PIB की न्यूज़ है। देखिए यूनियन कैबिनेट जो कि चेयर थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, उन्होंने एक फूड लेग्यूम्स रिसर्च प्लेटफॉर्म की स्थापना करी, इसको इस्टेब्लिश किया। दोबारा से बोलता हूँ, फूड लेग्यूम्स रिसर्च प्लेटफॉर्म। फूड लेग्यूम्स होता क्या है? फूड लेग्यूम्स देखिए ये चीज़ होती हैं, लेग्यूम्स मतलब फलियाँ, जो ये सोयाबीन के पीनट्स होते हैं, मूंगफली वगैरह, या फिर पल्सेस में भी ये जो बीज वगैरह नहीं होते, फलियाँ भी कहते हैं इनको, ये होते हैं लेग्यूम्स। तो ये किस लिए किया गया? जो हमारा फूड लेग्यूम्स रिसर्च प्लेटफॉर्म है, ये देखिए रिसर्च को आगे ले जाने के लिए किया गया है। तो 2-3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। सबसे पहले तो बनाया कहाँ गया है? ये इस्टेब्लिश किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर में, MP के अंदर में, जहाँ पे पल्सेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और दूसरी इसके 2 सैटेलाइट हब्स भी हैं, एक वेस्ट बंगाल के अंदर में, एक राजस्थान के अंदर में।
वेस्ट बंगाल के अंदर जो इसका सैटेलाइट हब स्थापित किया जाएगा वो किया जाएगा पल्सेस यानी दालों के लिए, और राजस्थान के अंदर में जो किया जाएगा वो किया जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। और किसके द्वारा ये बनाए जाएंगे? ये बनाए जाएंगे ICARDA। तो क्या है ये ICARDA? ये है देखिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज। ये है, यहाँ पे देखिए कर्सर कहाँ गया, ये रहा। तो ये याद रखिएगा। 2-3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जो फूड लेग्यूम्स रिसर्च प्लेटफॉर्म नाम में ही रिसर्च है तो पता लग जाएगा कि रिसर्च के लिए है। और बनाया कहाँ गया है? मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा? ICARDA, इसके द्वारा बनाया गया है। क्या करेगा ये इंटरनेशनल साइंस जो है उसको हार्नेस करेगा और ज़्यादा रिसर्च को डेवलप करेगा। इससे जो हमारी फूड सिक्योरिटी आएगी और हम R&D बढ़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगी, इंडिया और ज़्यादा बड़ा सेंटर हो जाएगा एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए। तो याद रखिएगा इसे। अगली जो न्यूज़ है, छोटी सी ये न्यूज़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008। देखिए पहले क्या था, हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, यानी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जो है, मिनिस्ट्री जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनकी जिम्मेदारी है कि पूरे देश में जो इकोनॉमिक से रिलेटेड या फिर दूसरा भी जो डेटा है उसको कलेक्ट करना, उसके बेस पे पॉलिसीज़ बनाना। लेकिन जो ये एक्ट था वो जम्मू कश्मीर पे नहीं लागू होता था, तो अब इसे जम्मू कश्मीर में भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो उसी से रिलेटेड है ये। जम्मू कश्मीर की आप बात करते हैं तो आपको याद होगा स्पेशल दर्जा इनको प्राप्त है आर्टिकल नंबर 370 में। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि NHRC या फिर और भी काफ़ी ज़्यादा जो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होती। तो अब इसे कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 को जम्मू कश्मीर में भी एक्सटेंड कर दिया गया है, ताकि जम्मू कश्मीर के डेटा को भी यूज़ करके वहाँ पे डेवलपमेंट लाने के लिए। ये थोड़ा PIB में डेटा दिया है। इस साल हमारे जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है और रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने की संभावना है। थोड़ा डेटा है, टोटल है 371.98 मिलियन टन्स। तो इसे तो याद रखिएगा, काफ़ी बार एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। 272 मिलियन टन का हम फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इस साल होने वाली की संभावना है। तो उसमें सबसे ज़्यादा कई बार UPSC पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा राइस है 109 के आसपास, 109 मिलियन टन। दूसरे नंबर पे व्हीट 97 मिलियन टन के आसपास। फिर ये थोड़ा देख लेना, ये एक बार नज़र डाल लोगे तो याद हो जाएगा। अगर UPSC ऑर्डर में पूछ ले कि सबसे ज़्यादा राइस होता है या फिर व्हीट होता है या फिर कोरस सीरियल्स होता है या फिर मेज होता है या पल्सिस, कौन सा होता है, तो एक बार ऑर्डर देख लेना इनका। ऑयल सीड्स की बात करें तो 33.60 मिलियन, और सबसे ज़्यादा जो हमारा ऑयल सीड्स में आता है वो है सोयाबीन। ठीक है, देख लेना एक बार, नज़रों से उतार लेना। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से अप्रूव कर दिया है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोगी बैंक यानी जो एलाइज बैंक हैं, सब्सिडरी बैंक्स हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। अब ये एक तरह से अप्रूव कर दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्विजिशन कर लेगा इनका, यानी मर्ज हो जाएंगे, ऐसा लिखा गया है PIB में। तो देखिए कंसोलिडेशन ऑफ बैंक की तरफ में उठाया गया कदम है, काफ़ी इससे फ़ायदा होने की संभावना है और वैसे नुकसान भी हैं। अगर मैं आपको बताऊं बेसिक सा, यहाँ पे देख लेते हैं, बेसिक्स आपको बताता हूँ। पॉजिटिव्स क्या होंगे? पॉजिटिव जो होंगे देखिए इकोनॉमी ऑफ स्केल होंगे। अगर इतने सारे बैंक मिलके एक बैंक बनेगा तो इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी जो पहले 1000 आदमियों को लोन देते थे वही लोन अभी 2000 आदमियों को देंगे, तो एक प्रकार से वो चीज़ सस्ती हो जाएगी ना। जो चीज़ ज़्यादा बड़े लेवल पे होगी वो चीज़ आसान हो जाएगी, टेक्नोलॉजी के में भी ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा हो गया कि बड़े लेवल पे एक तरह से आप कह सकते हो कि जो है बड़ी जो जैसे कि देखिए हमारा जो मुकाबला है, अगर SBI इससे क्या होगा और बड़ा हो जाएगा, एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे हमारी स्टैंडिंग है वो बहुत बढ़ जाएगी और इंटरनेशनल लेवल का हमारा SBI का बैंक बन जाएगा। और ऑडिटिंग वगैरह, क्योंकि देखिए पहले वो जो सब्सिडरी बैंक थे वो SBI को डेटा सौंपते थे, अब ऑडिटिंग होगी, वो एक तरह से इंटीग्रेशन होगी ऑडिटिंग में भी। तो 3-4 तरह के पॉजिटिव हैं। नेगेटिव में क्या आएगा? एक ये भी है, चौथा पॉजिटिव जो है, राइटिंग में तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होगा, मुझे ही नहीं आ रहा, आपको तो क्या आएगा, इस पर लिख नहीं सकते, थोड़ा दिक्कत आती है, ये कॉपी पेन नहीं है ना ये। ठीक है, चौथा पॉइंट बताता हूँ मैं। चौथा पॉइंट क्या है? ज्योग्राफिकली लेवल पे, यानी देखिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर है, मान लीजिए ये राजस्थान में है, तो कई बार क्या होता है राजस्थान में मान लीजिए बैंक फेल हो गया तो डोमिनो इफेक्ट होता है, बैंक का फेल होता नहीं है लेकिन फिर भी एक तरह से काफ़ी न्यूज़ निकल के आती हैं, उसका भी गलत प्रभाव पड़ जाता है। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है? मान लीजिए सब्सिडरी बैंक को अगर कुछ रिस्क हुआ तो SBI को भी रिस्क होगा, बाकी इनके जो SBI के सब्सिडरी बैंक हैं उनको भी रिस्क होगा, लेकिन सबको मिला के एक ही बैंक बना दिया जाएगा, तो इस तरह से जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। ये 4 थे वो पॉजिटिव्स थे। नेगेटिव्स में क्या क्या है? नेगेटिव्स में अगर मर्जर करें तो ये है कि देखिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले तो देखिए इतने सारे बैंक्स थे, अब सबको मिला के एक ही बना दिया, तो ये फेल हो गया तो फिर कहाँ जाएंगे?
मतलब फिर तो ज़्यादा ही नुकसान पहुंच जाएगा ना। और दूसरा जो है, एक तरह से इतना ज़्यादा ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो जाता है कि सारे जो बहुत ज़्यादा, और तीसरा है जो एम्प्लॉयज़ को एक तरह से इंटीग्रेट करना वो भी मुश्किल हो जाता है। ये पहले जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर के एम्प्लॉयज़ थे, अब वो एसबीआई के मान लीजिए एम्प्लॉयज़ बन जाएंगे, तो उसमें भी काफ़ी दिक्कत आती है एक तरह से किस तरह से इंटीग्रेट करें, ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ बल्कि खाते भी। तो ये कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव्स हैं जो मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं। कायाकल्प अवार्ड्स किसके लिए हैं? कायाकल्प अवार्ड्स हैं, ये देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। जो हॉस्पिटल सैनिटेशन वगैरह यानी हाइजीनिक साफ सफाई की तरफ में काफ़ी ध्यान देते हैं, उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा कायाकल्प अवार्ड्स। कायाकल्प काफ़ी हैं ये। एक कायाकल्प काउंसिल भी है जो रतन टाटा द्वारा चेयर की गई थी रेलवेज में सुधार के लिए। वैसे ये कायाकल्प अवार्ड दिए जाते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा उन हॉस्पिटल्स को ज़्यादा साफ सफाई जो रखते हैं। तामर पोर्टल बनाया गया था एक मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा, आपको याद होगा। याद होता है ना, क्या भूल जाते हो? मुझे तो पता ही नहीं लगता आपको याद रहता है कि भूल जाते हो। देखिए ताम्र जो पोर्टल है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा बनाया गया था, और इसमें क्या थे, इसमें अलग अलग स्टेट्स में जहाँ पे माइनिंग की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, उन सभी लोकेशंस को, उन सभी ब्यूरोक्रेट्स को, उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। और ताम्र जो पोर्टल या फिर एप्लीकेशन है और भी काफ़ी चीज़ों में सहयोग करेगी। माइनिंग में जो ऑक्शंस यानी बोली लगती है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाएगी और आसान बनाएगी उस पूरी चीज़ को। तो वही समझाया गया है। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, एप्लीकेशन या फिर ताम्र पोर्टल, कहीं से भी बोली लगा सकते हैं, इनपुट भी दे सकते हैं कि कहाँ पे काम चल रहा है, कहाँ पे कम चल रहा है। तो वो यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए और जो बोली वगैरह होती है उनको आसान बनाने के लिए ये है ताम्रा पोर्टल। पोर्टल मतलब समझते हो ना, वेबसाइट पे जो वेबसाइट होती है उसको पोर्टल भी कहते हैं। जैसे मुरनाल की साइट है, वो मुरनाल का पोर्टल भी आप कह सकते हो। ताम्रा वेबसाइट का नाम है ये। अब देखिए महेश शर्मा जो हमारे मिनिस्टर हैं टूरिज्म और कल्चर के, इन्होंने कहा कि हम एक ऐसी, अब जो फॉरेनर्स हमारे देश में आते हैं उनको आते ही हम प्री लोडेड सिम देंगे, यानी ऐसे मोबाइल फ़ोन्स देंगे या फिर कुछ ऐसा करते होंगे ये कि जो सिम ऑलरेडी एक्टिवेटेड हो, पता नहीं क्या करेंगे, ज़्यादा डिटेल्स तो इसमें दे नहीं रखी, बस इतना लिख रखा है प्री लोडेड सिम कार्ड। फॉरेन टूरिस्ट को देंगे प्री लोडेड सिम कार्ड, जिससे वो आपस में बातचीत कर सकते हैं आसानी से। और जो लोग ई वीज़ा पे आएंगे, तो ये स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है, प्री लोडेड सिम कार्ड। तो देखिए इसके अलावा और भी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है। गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन इस्टेब्लिश करी थी, ये नंबर है, और 12 भाषाओं में जो भी टूरिस्ट हमारे देश में आते हैं उनको 12 भाषाओं में 12 लैंग्वेजेस में उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल सकती है। कुछ काम पीआईबी में लिखे गए हैं, टूरिज्म मिनिस्ट्री जो कर रही है। अब आज की जो हमारी इन्वायरमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी विभिन्न देशों के बीच की ऑर्गेनाइजेशन है ये, और 191 इसके मेंबर्स हैं, जो कि आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 1950 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और ये देखिए ये एक ऐसी एजेंसी है, यूएन की एजेंसी है। पहले तो आप ये याद रखिए, ऐसा बहुत पूछ लेते हैं, क्या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज द पार्ट ऑफ और ऑर्गन ऑफ यूएन? यस डेफिनेटली, ये यूएन का ऑर्गन है। तो करती क्या है ये देखिए मीटरोलॉजी से चीज़ों से डील करती है, जैसे वेदर या फिर क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया, वर्ल्ड में किस प्रकार से चेंज होगा या फिर कैसा शेप ले रहा है, तो उन चीज़ों से डील करती है। उसके अलावा ये हाइड्रोलॉजी यानी अर्थ वाटर, हमारे ज़मीन के नीचे वाटर होता है या फिर ज़मीन के ऊपर भी कैसे वाटर मूव करता है, उन सब चीज़ों से भी ये डील करती हैं। और जियोफिजिकल साइंस जो नॉर्मल चीज़ें हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका स्विट्ज़रलैंड में। और क्या भारत इसका मेंबर है? सर्टेनली, डेफिनेटली भारत इसका मेंबर है। भारत देखिए, अगर हमारे देश की बात करें तो इंडिया लगभग सभी जो वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें होती हैं, नॉर्मली इंडिया सबका मेंबर होता है। जिनका नहीं होता है वो अपने आप में कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं, इसलिए नहीं होता है इंडिया उनका मेंबर। मतलब अगर सिंपली अगर आपको कुछ इंटेलिजेंट गैस लगानी हो तो बता रहा हूँ, अगर कोई चीज़ ठीक ठाक है, अच्छे काम के लिए, तो इंडिया डेफिनेटली उसका मेंबर बनेगा। जैसे ये मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, सिर्फ ये क्लाइमेट और वेदर रिलेटेड चीज़ों की है, तो एज्यूम कर लो कि डेफिनेटली इंडिया इसका मेंबर होगा। इंटेलिजेंट गैस है, बाकी आराम से और भी चीज़ें सोच लेना जब ऑप्शंस आएंगे। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ये आज की हमारी स्कीम है। 2015 में इसे लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। देखिए ये माइंस जहाँ पे जिन एरियाज़ में माइनिंग होती है तो वहाँ के लोगों पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है, तो उनके वेलफेयर के लिए स्कीम चलाई गई थी। उनको पैसा दिया जाएगा और उनके लिए स्कीम चलाई जाएगी एक ऐसे फंड से जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस। ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस में क्या होता है, ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का निर्माण किया गया था द माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट 2015। इसमें क्या होगा,
इसमें हर एक जिले में जहाँ जहाँ माइनिंग होती है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का बनाना कंपलसरी कर दिया गया था, और ऐसी माइनिंग लोकेशंस या फिर माइनिंग लीजेस जिनको दिया गया था 12 जनवरी 2015 से पहले, वो अपनी रॉयल्टी का 30% होंगे वो इस फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे। और जहाँ पे जिनको माइनिंग लीजेस मिली है 2015 जनवरी के बाद में, वो अपनी रॉयल्टी का 10% है वो इस फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस फंड से बाद में जो लोग प्रभावित हो रहे हैं माइनिंग एरियाज में, उनको सहायता दी जाएगी। और ऐसी स्कीम्स चला, देखिए काफ़ी सारी स्कीम्स पहले से चल रही है इस पूरे एरिया में जो माइनिंग से प्रभावित लोग हैं उनके लिए। तो अब नई स्कीम्स चलाई जाएगी उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट समझ रहे हो ना, मतलब उनको पूरक, उनकी ऐसे नहीं कि उनको रिप्लेस करने के लिए, उनको पूरक करने के लिए। और उसके अलावा एडवर्स इम्पैक्ट को कम करेंगे माइनिंग से जो होते हैं। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल लाइवलीहुड की तरफ भी ध्यान देंगे। हाई प्रायोरिटी देंगे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हेल्थ केयर की तरफ, सैनिटेशन, एजुकेशन की तरफ में। और बाकी बचा हुआ 60% पैसा तो जो हमारे एज्ड या डिसेबल्ड लोग, यानी जो दिव्यांग लोग या फिर जो बूढ़े लोग हैं, उनके लिए 60% पैसा होगा। और जो बचा हुआ पैसा होगा वो रोड बनाने के लिए, ब्रिजेस के लिए, रेलवेज के लिए, वाटरवेज, इरीगेशन, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, इनके लिए होगा। तो ये है आज की हमारी स्कीम। इस पर क्वेश्चन आया था 2016 में, इस पर क्वेश्चन आया था। अगर ये बिल पढ़ा हो तो आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, देखते ही देख लेना आप। 2016 में इस पे क्वेश्चन आया था, अभी याद आया मेरे को, पहले याद आता तो मैं डाल देता। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो क्या है, आर्टिकल नंबर 23। देखिए आर्टिकल नंबर 23 कहता है कि जो ट्रैफिकिंग है ह्यूमन बींग्स की, यानी ह्यूमन बींग्स की स्मगलिंग, आप किसी भी ह्यूमन बींग को यानी आदमी या औरत को बेच या खरीद नहीं सकते, ऐसा करना गैर कानूनी है। और बेगार भी गैर कानूनी है। बेगार क्या होता है, देखिए बेगार क्या होता है, पुराने टाइम में ना जब ब्रिटिश राज कर रहे थे हमारे देश में, तो उस टाइम पे ब्रिटिशर ऑफिसर का और जो जमींदार थे उनका सामान ले जाना पड़ता था। वो फोर्स करते थे, कंपेल करते थे लोगों को कि हमारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाओ, और कुछ पैसा नहीं मिलता था इसके बदले में। एक तरह से कंपलसरी लेबर थी वो, बेगार जो होता था। तो अभी आज़ादी मिलने के बाद में बेगार की प्रथा पर बैन लगा दिया। और उसके अलावा देखिए इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2-3 एक्ट आए हैं हमारे देश में। 1976 का बॉन्डेड लेबर एक्ट है, बॉन्डेड लेबर नहीं रख सकते आप, यानी बंधुआ मजदूरी है वो नहीं करवा सकते किसी से। और एक एक्ट आया था 1956 में भी, 1956 में जो एक्ट आया था वो था इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। इस आर्टिकल नंबर 23 को इंप्लीमेंट करने के लिए दो एक्ट आए थे, स्टैचुरी एक्ट। 1976 में बॉन्डेड लेबर एक्ट और 1956 में इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। और एक और जो चीज़ बात करें, देखिए बॉन्डेड लेबर ऐसे नहीं होती सिर्फ, मतलब आप किसी को बांध के रख रहे हो, कैद करके रख रहे हो, उससे लेबर करवा रहे हो। एक इंपॉर्टेंट केस है इस बारे में। वो केस क्या है, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था, राइट टू लाइफ में हमने इसको डिस्कस किया था परसों। 1982 के आसपास एशियाड गेम्स हुए थे, तो उसमें जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे थे उनको काफ़ी कम पैसे दिए जा रहे थे। तो एक ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया था और उन्होंने कहा था कि देखिए आप किसी की इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस, यानी जो आप उनकी सिचुएशन के हिसाब से, गरीब लोग हैं तो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनको कम वेजेस नहीं दे सकते। यानी देखिए गरीब आदमी को अगर मान लीजिए खाने की ज़रूरत है और कहीं काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो तो देखिए अगर आप उनको 100 रुपये दोगे तो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना होगा ना। तो डिग्निफाइड वे में लेबर आपको देनी पड़ेगी, आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर उठाते हो तो वो बॉन्डेड लेबर के अंदर में आता है और प्रॉपर पनिशमेंट का प्रावधान है हमारी IPC इंडियन पीनल एक्ट में। और बाद में एक्सेप्शन, आपको पता है कि ऊपर आर्टिकल के बारे में लिखा होता है, नीचे एक्सेप्शन लिखा होता है। तो एक्सेप्शन में ये लिखा है कि कोई नहीं रोक सकता स्टेट को, यानी कंट्री को, यानी गवर्नमेंट को, कि वो किस प्रकार के पब्लिक पर्पज़ के लिए, यानी लोगों के फ़ायदे के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कंपलसरी सर्विस कर दे किसी को। तो ये उससे रिलेटेड है। यानी लेकिन अगर किसी के लिए कंपलसरी सर्विस करे गवर्नमेंट, तो भी उनको धर्म, जाति, कास्ट या क्लास के आधार पर उनका भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया आर्टिकल डिस्कस। अगस्त के देखिए, अगस्त की जो हमारी सीरीज चल रही थी, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, और जो रह गई होगी वो हम बाद में रिवीजन करेंगे जब पेपर से बिल्कुल पहले, तब सोचेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर। हाँ, सितंबर के हम अब आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे कल से। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।